शिक्षक मित्रों नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः आपके बीच उपस्थित हैं। वर्चुअल क्लास की कक्षा 9वीं की विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने बताया था कि चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या होता है, सदिश और अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, दोनों में क्या अंतर है। इसके साथ साथ गैलीलियो द्वारा स्थापित गति के 3 समीकरणों का उल्लेख भी हमने गत कक्षा में आपसे किया था। आशा है कि आपको तीनों समीकरण क्या होते हैं, इनका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से इनको प्रमाणित किया जाता है, ये समझ में आ गए होंगे। आज इस क्लास में हम कुछ आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बल क्या होता है, गति के कौन कौन से नियम हैं, गति के समीकरण और गति के नियम ये अलग अलग हैं। गति के समीकरण गैलीलियो द्वारा स्थापित किए गए थे और गति के नियम महान वैज्ञानिक गणितज्ञ न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए और इन्हें न्यूटन के गति के नियम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ हम बताएंगे जड़त्व क्या होता है, कितने तरह का होता है, गत्यावस्था के जड़त्व और स्थिर अवस्था के जड़त्व में क्या अंतर है। इसके साथ साथ आपके दैनिक जीवन में आने वाली बहुत सी घटनाओं की हम जिक्र करेंगे जो इस जड़त्व के आधार पर घटित होती हैं और जिन्हें आपको समझने में कठिनाई होती है कि ऐसा होता क्यों है। प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपके घरों में टीवी है तो आप रविवार को एक प्रोग्राम अवश्य देखें। इसरो अहमदाबाद से एक प्रोग्राम प्रतिदिन रविवार को 9 बजे से टीवी पर आता है, प्रसारित किया जाता है और इसका नाम होता है ऐसा ही होता है। विज्ञान का यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत सी बातें आप उस प्रोग्राम में देखकर समझ जाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं हम श्री अजय पाटिल साहब से, जो आज के इस पाठ के लिए विशेषज्ञ के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो पाटिल साहब, हम शुरू करें। बच्चों नमस्कार। बच्चों, विगत पाठ में जैसा सर ने बता दिया कि हम लोग गति के समीकरण पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ में बल, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व की अवधारणा क्या है और आगे न्यूटन के गति के नियम जो न्यूटन ने प्रतिपादित किए थे उनके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे और जड़त्व के हम उदाहरण भी आपको बताएंगे। आज का जो पाठ है यह मुख्यतः थ्योरी बेस्ड है और केवल इसमें समझने की बात है। कुछ धारणाएं जो हमारे जो मस्तिष्क में कन्फ्यूजन पैदा करती हैं उनको आज हम उदाहरणों के द्वारा आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मैं बल के बारे में आपको परिभाषा देना चाहता हूं। बल की, बल क्या है, व्हाट इज फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की गति अवस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन की चेष्टा या परिवर्तन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक हम मीटर प्रति सेकंड बल का मात्रक हम जो है न्यूटन लेते हैं
अब प्यारे बच्चों, आपके स्तर के हिसाब से न्यूटन की परिभाषा में आपको दे सकता हूँ। जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान भार में 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो उसे 1 न्यूटन कहते हैं। ये न्यूटन जो मात्रक है ये एब्सोल्यूट मात्रक है, ये बदलता नहीं है। लेकिन बलों के और भी अलग मात्रक होते हैं, जैसे गुरुत्वीय मात्रक, ग्रेविटेशनल यूनिट, क्योंकि हमें मालूम है गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान जगह जगह पे बदलता है। तो जब बल का गुरुत्वीय मात्रक के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उसका मात्रक भी 1 न्यूटन बराबर 9.8 1 kg भार बराबर 9.8 न्यूटन्स होता है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ। अब मैं जड़त्व के बारे में आपसे नहीं पाटिल साहब, अभी बल की परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं हुई। जी जी जी। तो आपने बताया कि किसी वस्तु को जी उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की, जी जी जैसे अगर वह विरामावस्था में है जी तो उसे गतिशील अवस्था में लाने के लिए, जी जी और अगर वो गतिशील अवस्था है तो उसे विरामावस्था में लाने के लिए जो भौतिक कारक या भौतिक कारण, बाह्य कारण लगता है उसे हम बल कहते हैं। देखो बच्चों, ये आपके सामने एक डस्टर है। ये डस्टर यहां पर रखा है। इस समय यह डस्टर विरामावस्था में है। अगर हम इसको पुश करें, पुश करने का मतलब समझते हैं, बल लगाएं तो ये इसमें गति उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब बल वह भौतिक कारण है, बल वह बाह्य कारण है जो इस स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। जी जी। इसका दूसरा उदाहरण, अगर मान लीजिए ये एक डस्टर है और ये पहले से गति कर रहा है, और अगर हम यहां पर इसको रोकने के लिए एक बल लगाएं तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। गतिशील अवस्था से किस में आ जाएगा? विरामावस्था में आ जाएगा। दोनों तरफ से, चाहे गतिशील अवस्था से विरामावस्था में लाने के लिए हो या विरामावस्था को गतिशील अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हो, ऐसा बाह्य कारण जो इस तरह की अवस्थाएं परिवर्तन कर देता हो उसे हम बल कहते हैं। जी। अभी पाटिल साहब ने 2 बातें कही थी, परिवर्तित कर देता हो अथवा करने का प्रयास करता हो। प्रयास का उदाहरण बताएं। आपके कमरे की दीवारें हैं, आपके कमरे की दीवार को आप बल लगाकर हटाने की कोशिश कीजिए। आप ताकत लगाइए, वो अपनी जगह से नहीं हटेंगी, लेकिन आप प्रयास तो कर रहे हैं, और चूंकि प्रयास कर रहे हैं इसलिए आप उस पर बल लगा रहे हैं। इसलिए 2 बातें कही गई कि या तो अवस्था में परिवर्तन कर दे या उस अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करे। दोनों अवस्थाओं को, गतिशील अवस्था को विरामावस्था में या विरामावस्था को गतिशील अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करने, परिवर्तन करने का बाह्य कारण बल कहलाता है, या प्रयास करने का कारण भी बल कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि बल जिस चीज के लिए लगाया जा रहा हो वो काम हो ही जाए, लेकिन काम करने का प्रयास तो किया जा रहा है, इसलिए वहां पर भी बल आरोपित होता है। आदरणीय सिंह साहब ने अभी आपको विस्तृत रूप में बताया। इसका गणितीय रूप बच्चों देखिए, बल को हम F से दर्शाते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये एक सूत्र आप अपने मस्तिष्क में रखिए। अगर हमें बल का मात्रक लिखना है तो मैंने आपको जैसे बताया था, बल का मात्रक न्यूटन रहता है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों रहते हैं। जैसा कि सिंह साहब ने बताया था
कि मान लीजिए एक डस्टर को हमें धक्का लगाना है, तो जिस दिशा में हम उसको बल लगाएंगे वो उसी दिशा में विस्थापित होगा। और अगर मान लीजिए वो डस्टर आपके बल लगाने से अधिक द्रव्यमान का है, तो उसमें उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु अवस्था परिवर्तन की प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होगी। तो बच्चों, मैं समझता हूँ बल की परिभाषा आपको आ गई होगी। बल कई प्रकार का होता है। मांसपेशीय बल, जो कि हम अपने शारीरिक पेशियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तनाव बल। तनाव बल, मान लीजिए किसी डोरी को खींचने में जो बल लगता है, कोई डोरी को पत्थर से बांध दे और हम घुमाएं, उस समय डोरी में जो बल उत्पन्न होगा वो तनाव बल। गुरुत्वीय बल, दो पिंडों का, ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के कारण किसी पिंड पे लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल, जो कि अत्यंत आवश्यक है, मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाले, किन्हीं दो सतहों के आपेक्षिक गति के कारण उनके बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात, जब किसी चुंबक के ध्रुव किसी आवेश द्वारा, विद्युत आवेश द्वारा वस्तुओं अथवा अन्य विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत बल कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत धारावाही चालकों के द्वारा लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी आप टेलीविज़न देख रहे हैं। टेलीविज़न के अंदर जो हमारा दृश्य है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो आपके पीछे की जो पिक्चर ट्यूब होती है, वो एक धारावाहिक चालक के रूप में कार्य करती है। और उसके ऊपर कभी आप पीछे, आपको मौका मिलेगा, आप देखेंगे तो चुंबक लगे रहते हैं। वो चुंबकीय बल उसके इस प्रकार से उसको बैलेंस करते हैं कि पिक्चर आपको बिल्कुल ठीक स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बल का वर्गीकरण अभी आपने देखा। अब मैं जड़त्व के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए सिंह साहब, अभी थोड़ा सा और क्लियर कर दें जी। आपने कहा पेशी बल। बच्चों, आपके गांव में या शहर में या कस्बे में जहां आपका स्कूल स्थित है, वहां पर आपने हाथ ठेले से सामान ढोने वालों को देखा होगा। भारी ठेले को जब एक मजदूर आगे की ओर धकेलता है तो वह बल लगाता है। बल लगाते समय आपने अगर उसके हाथों को देखा हो, उसकी बाहों को देखा हो, तो आपने देखा होगा कि इस जगह की मांसपेशियां फूल जाती हैं, उभर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय वह पेशी बल लगा रहा होता है, और पेशियों के कारण जो बल लगता है, उसके कारण ये मांसपेशियां फूल जाती हैं। तो जब कोई मजदूर किसी ठेले को धकेलता है, तो उस समय उसकी मांसपेशियों में एक तनाव उत्पन्न होता है, और इससे एक बल आरोपित होता है, और इस बल के लगने से ठेला आगे की ओर बढ़ता है। दूसरी बात पाटिल साहब ने बताई थी, तनाव बल। आपने एक पत्थर को अगर आप रस्सी में बांध लें और रस्सी में बांधकर आप उसको इस तरीके से चारों ओर घुमाएं, तो उस रस्सी में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, और इस तनाव के कारण एक बल लगता है जिसे हम तनाव का बल कहते हैं। तीसरा बल बताया था गुरुत्वीय बल। देखिए, ब्रह्मांड में बहुत से पिंड हैं, वो एक दूसरे से आकर्षित होते रहते हैं। उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। वो आकर्षण बल लगता है, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि एक इस तरीके से बल लगता है। तो ब्रह्मांड में कहीं भी दो पिंड हों, वो दो पिंडों के बीच में एक बल लगता है, और यह बल उन दोनों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उन दोनों के बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे की कक्षा में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन ये एक बल होता है जो हर दो पिंडों के बीच में लगा करता है और जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। चौथा बल बताया था पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का किस्सा याद है ना आपको? सेब के पेड़ से सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा? हमारे तुम्हारे लिए रोज की सामान्य घटना है, ऐसी रोज घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन चूंकि न्यूटन वैज्ञानिक था, उसके दिमाग में ये बात उत्पन्न हुई कि भाई आखिरकार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया या इधर उधर क्यों नहीं गिरा। तब उसने एक बल का आविष्कार किया और उस बल का नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी का केंद्र प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है और इसी आकर्षण के बल के कारण कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद बताया था पाटिल साहब ने प्रतिक्रिया बल। देखिए ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं इस मेज पर रख रहा हूं, इसका वजन है, डस्टर में कुछ भार है, ये भार नीचे की ओर बल लगा रहा है, लेकिन ये भार के कारण नीचे की ओर मेज को तोड़ता हुआ क्यों नहीं नीचे जा रहा? विपरीत। क्यों? क्योंकि ये जो मेज है एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगा रही है, तो इस वस्तु का वजन नीचे की ओर और इस मेज का प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा है। दोनों संतुलित अवस्था में हैं, इसलिए ये डस्टर मेज पर रखा है। इसके बाद आता है चुंबकीय बल। आप जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पास पास रखें तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, और अगर दोनों समान ध्रुवों को पास पास रखें तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस तरीके से यह एक चुंबकीय बल है जो आकर्षण बल के रूप में हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण के रूप में हो सकता है। और इसी प्रकार के दो तीन बल और भी पाटिल साहब ने बताए जो आप पुस्तक में पढ़ेंगे, और अपने अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो या उनको समझने में कुछ दिक्कत हो तो आप अपने गुरुजी से पूछ लीजिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें यहाँ लिख कर बता दीजिए, हम पुनः उस चीज़ को और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। अब आइए जड़त्व पर। हम पाटिल साहब से बात करते हैं जड़त्व के ऊपर। सर मैं जड़त्व पर बोलने के पहले थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ। हाँ। प्यारे बच्चों, बल के मात्रकों का जो मैंने आपको बताया था न्यूटन, ये तो मात्रक व्यवहारिक रूप से प्रचलित है ही। सीजीएस मात्रक इसका डाइन है, और ये जो डाइन मात्रक है ये आपको कई बार जैसे आगे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 ग्राम, जब हम ग्राम की बात करें, द्रव्यमान में ग्राम की बात करें, तो 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन। ये थोड़ा सा आप याद रखें। इसी प्रकार 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। बाकी सर ने आपको विस्तृत पूरे उदाहरण। नहीं, अभी एक बात और रह गई यहाँ पर। जी सर। एक डाइन बल कितना बड़ा होता है, परिमाण में कितना होता है, ये बात और क्लियर कर देनी चाहिए। तो बच्चों, 1 ग्राम मात्रा का कोई पिंड है और उस पर एक ऐसा बल लगाया जाए जो उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर का त्वरण उत्पन्न कर सके, तो ऐसे बल को हम एक डायन बल कहते हैं। हाँ जी। ये डायन सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई न्यूटन है। इससे बड़ी इकाइयां अभी सिंह साहब ने आपको बताया
और उनके रिलेशन भी आपको बताए कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब सिंह साहब आगे, वो पाटिल साहब अब जी सर। आगे। हाँ सर। प्यारे बच्चों, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जड़त्व है। जड़त्व, जड़, जड़ एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद ही हमें लगता है कि स्थिर अवस्था में वस्तु या विराम अवस्था में कोई चीज़ है जड़, जिसके अंदर जान नहीं हो। तो जड़त्व किसी प्रत्येक वस्तु अपने विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में तब तक का विरोध करने की उसके अंदर एक अंतर्निहित गुण होता है। यानी कि कोई भी वस्तु में अवस्था परिवर्तन के प्रति उदासीनता रहती है, इसको हम जड़त्व कह सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसको इनर्शिया कहते हैं। देखो बच्चों, अभी पाटिल साहब ने जड़त्व की बहुत अच्छी परिभाषा बताई। आप जिस जड़ से परिचित हैं, हर पेड़ में जड़ होती है, ऊपर तना होता है, पत्तियां होती हैं। आपने देखा होगा तने और पत्तियों में परिवर्तन होता रहता है, मौसम के अनुसार भी परिवर्तन होता है। पतझड़ के समय में पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है, बरसात के मौसम में वह हरी हो जाती हैं। लेकिन जड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जड़ कैसी रहती है? हमेशा एक जैसी रहती है। उसी शब्द को लेकर यहाँ पर जड़त्व बनाया गया है। जड़त्व का मतलब है कि अपने अंदर में किसी तरीके का परिवर्तन ना होने देना। अर्थात अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बना रहना चाहती है, और अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। अपने अंदर कोई भी परिवर्तन करने की ये वस्तुएं इच्छुक नहीं होती। कोई भी क्रिया इनकी इस प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहा जाता है। अब पाटिल साहब बताएंगे कि जड़त्व कितने तरह का होता है। हाँ प्यारे बच्चों, जड़त्व की परिभाषा के बाद जैसा आप टेलीटॉप पे देख रहे हैं, जड़त्व दो प्रकार का होता है। विराम अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गतिशील अवस्था के जड़त्व को इनर्शिया ऑफ मोशन। सर ने जैसा आपको अभी भी बताया, कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उसको बाध्य न किया जाए कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। तो ये दो प्रकार का जड़त्व, विराम अवस्था का जड़त्व, इससे संबंधित हम एक आपको उदाहरण प्रायोगिक तौर पे करके दिखाएंगे। विराम अवस्था का जड़त्व क्या होता है, इसका प्रायोगिक उदाहरण अभी मैं आपको बताता हूँ। टेलीटॉप पे रख दीजिए। बच्चों, ये मैंने एक ग्लास, खाली ग्लास लिया कांच का, इसके ऊपर मैंने एक गत्ता रखा और इस गत्ते के बीचों बीच एक मैंने सिक्का रखा। विराम अवस्था का जड़त्व में हम ये दिखाना चाहते हैं कि यह सिक्का, इसके ऊपर बल आरोपित करूंगा मैं, उसके बाद भी सिक्का यथास्थान पे रहेगा। यानी कि सिक्का बल लगाने के पश्चात भी ग्लास, जब गत्ता हट जाएगा तो सिक्का ग्लास के अंदर ही रहेगा, ना कि गत्ते के साथ विस्थापित हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको। देखिए सिक्का, जबकि मैंने इस पे ठोकर मारी, उसके बावजूद सिक्का अपनी अवस्था में वहीं के वहीं नीचे ग्लास में आ गया। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है विराम जड़त्व का। विराम जड़त्व का दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। अपने फर्श रहते हैं घर के अंदर, कालीन रहते हैं जिसके अंदर धूल भरी रहती है। बच्चों क्या करते हैं हम कालीन को साफ़ करने के लिए? कालीन को साफ़ करने के लिए जो हमारा देसी तरीका है, हम लठ से उसको पीटने लगते हैं। तो लठ से पीटने के बाद क्यों कालीन साफ़ हो जाती है? ये भी एक विराम जड़त्व का उदाहरण है। जब हम फर्श को प्रहार करते हैं, डंडे से प्रहार करते हैं, उस वक्त फर्श के जो कण है
फर्श जो है वो गतिमान अवस्था में आ जाता है, और जो धूल के कण जो कि फर्श के अंदर समाये हुए रहते हैं वो विराम अवस्था में रहते हैं, और वो उस जगह पे नीचे गिरने लगते हैं, और जो हमारा उद्देश्य है फर्श साफ करने का वो पूर्ण हो जाता है। सर हाँ, देखो बच्चों, मैं एक उदाहरण दूं। आप जहां रहते हैं वहां पहाड़ हैं, झाबुआ में पहाड़ है, बड़वानी में भी पहाड़ है, और धार जिले में भी पहाड़ है। आपने देखा होगा उन पर बड़े बड़े पत्थर सैकड़ों वर्ष से पड़े हुए हैं, वे विराम अवस्था में हैं, वो अपनी स्थिति को नहीं बदलते, वो अपने आप गतिशील नहीं होते। ये विरामावस्था के जड़त्व का उदाहरण है। दूसरी चीज आप जानते हैं, ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो सैकड़ों वर्षों से, सदियों से इसी तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। अर्थात उनमें कौन सा जड़त्व है? उसमें गति अवस्था का जड़त्व है, और ये हमेशा उसी तरीके से चक्कर लगाते रहेंगे जब तक कि कोई बाह्य बल उन्हें चक्कर लगाने से नहीं रोक देगा। जी, ये डस्टर है, ये डस्टर यहां पर रखा है, ये इस समय विरामावस्था में है। ये उस समय तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल इस विरामावस्था को परिवर्तित करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। ये जड़त्व के उदाहरण हैं। ये सामान्य उदाहरण है, बहुत से उदाहरण आपको अभी और बताए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही चलती हुई ट्रेन से, ट्रेन चलती है, आकर प्लेटफार्म पर जब तक रुकती नहीं है, कुछ जल्दबाज यात्री क्या करते हैं? चलती हुई ट्रेन से उतरना प्रारंभ कर देते हैं। जब चलती हुई ट्रेन से उतरते हैं और अगर सावधानी से नहीं उतरते तो आपने देखा होगा कि वे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि चलती हुई ट्रेन में उनका सारा शरीर, उनके पैर और शरीर के अन्य अवयव भी रेलगाड़ी की गति के साथ साथ गति करते हैं, उसी स्पीड से गति करते हैं। लेकिन जब वो चलती हुई रेलगाड़ी से असावधानी पूर्वक उतरते हैं तो सबसे पहले उनके पैर प्लेटफार्म पर पड़ते हैं, और प्लेटफार्म कैसा है? स्थिर है। तो उनके पैर तो स्थिर हो जाते हैं, लेकिन शरीर का शेष भाग रेलगाड़ी के साथ गति करता रहता है और वे आगे की ओर गिर जाते हैं। जी। तो बच्चों, ये कुछ उदाहरण मैंने दिए जो जड़त्व के उदाहरण हैं, और अब आपको पाटिल साहब आगे बताएंगे। सर ने जो आपको एक्सप्लेन किया विराम जड़त्व के उदाहरण, उसी कड़ी में मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक खिड़की में कांच लगा है, बच्चों उस पर अगर कोई बंदूक से गोली चलाता है तो गोली कांच को भेदती हुई उतना ही सुराग करेगी जितना कि गोली का आकृति है, और वो निकल जाएगी। जबकि उसी खिड़की पर अगर हम एक हथौड़ी मारें तो पूरे के पूरा कांच टूट के बिखर जाएगा। इसमें होता क्या है बच्चों, गोली का वेग इतना अधिक होता है कि जब गोली कांच पे जाके टकराती है तो जिस बिंदु पे वो टकराती है उस बिंदु पे वो सुराग करती हुई निकल जाती है। उस बिंदु का जो भी पदार्थ है कांच का, वो अपनी विराम अवस्था में रह जाता है और उसमें सुराग हो जाता है। जबकि हथौड़ी मारते हैं तो ये घटना बिल्कुल विपरीत हो रहती है। तो ये भी एक विराम जड़त्व का है। यहाँ पर पाटिल साहब, जी सर, बच्चों को ये बात बता देनी चाहिए कि देखिए, गोली का वेग अत्यंत अधिक होता है। बहुत अधिक वेग होने के कारण
बहुत कम समय के लिए, बहुत ही अल्प समय के लिए बल गोली कांच से टकराती है। जितने बीच में कांच से टकराती है उतने हिस्से के कांच को अपने साथ उसी वेग से आगे ले जाती है। शेष कांच का भाग ज्यों का त्यों अपनी जगह पर खिड़की में लगा रहता है। जबकि अगर आप हथौड़े से मारेंगे, हथौड़े से अगर कांच को पीटेंगे तो हथौड़ा बहुत कम वेग से लगता है, और हथौड़ा बहुत कम वेग के से चलने के कारण उस जो हथौड़े का प्रभाव है वो खिड़की के सारे कांच पर पड़ता है, और सारा कांच हथौड़े के साथ आगे की ओर जाने की कोशिश करता है, और इस तरीके से खिड़की का कांच टूट जाता है। एक और बच्चों हम उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा दौड़ने का प्रयास करना चाहता है, और दौड़ने के प्रयास के प्रथम वो अगर चाहे कि विराम अवस्था से ही तेज़ी से दौड़ना चालू करे तो ये संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में उसका शरीर में जड़त्व का गुण अधिक होता है। वो विराम अवस्था में विराम जड़त्व के गुण के कारण वो इस चीज़ को अपने आप को असमर्थ पाता है। कुछ कदम चलने के पश्चात ही वो अपना बल लगाने के बाद, अपना शारीरिक बल, आंतरिक बल लगाने के बाद अपने शरीर को गति प्रदान करता है और वो अच्छी तरह दौड़ने में कामयाब होता है। तो विराम जड़त्व से संबंधित ये जो उदाहरण सिंह साहब ने और मैंने आपको बताया, ये प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको गति के जड़त्व का भी गति के जड़त्व के बारे में कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, फिर मान लीजिए कोई बच्चा तेजी से दौड़ रहा है और वो अचानक रुकने की कोशिश करता है, तो अचानक रुकने की कोशिश में वो अपने शरीर का बैलेंस नहीं ठीक से कर पाएगा और या तो गिर जाएगा या उसकी जो दौड़ है उस ट्रैक से वो बाहर हो सकता है। कारण क्या है कि जब वो एकदम उसका दौड़ने के कारण उसका वेग इतना तीव्र रहता है और उसमें हम अचानक बल लगाएंगे तो वो चीज़ जो है, वो जो उद्देश्य है हमारा, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। गति के जड़त्व के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको। आप में से बहुत से बच्चे स्कूल में होने वाली रेस में भाग लेते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं। दौड़ में जब आप भाग लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, आप धीरे धीरे दौड़ते हैं, गति पकड़ते हैं, और गति पकड़ने के बाद अंतिम क्षणों में बहुत तेजी से दौड़ते हैं। क्या जहां पर आपकी लाइन खिंची हुई है कि वहां तक आपको दौड़ना है, वहीं जाकर रुक जाते हैं आप? नहीं रुक सकते। क्या करते हैं, उससे भी आगे धीरे धीरे आगे दौड़ते चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आप अपनी गति कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पहले विरामावस्था में थे तो उस समय आपका के अंदर विराम का जड़त्व था, और इस विराम के जड़त्व को हटाने के लिए आपने धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया। जब आप कुछ समय तक दौड़ते रहे, फिर आपने गति पकड़ ली। उस समय आपका शरीर किस अवस्था में हो गया? गति अवस्था में हो गया। इसलिए आपके शरीर में गति का जड़त्व उत्पन्न हो गया। अब आप चाहें कि एकदम इस जड़त्व को समाप्त कर दें तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जहां पर आपकी लाइन खिंची हुई है, सीमा खिंची हुई है कि वहां तक दौड़ना है, उसके बाद भी आप दौड़ते हुए आगे चले जाते हैं और धीरे 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 अपनी गति को कम कर फिर पुनः विराम अवस्था में आते हैं। ये गति के जड़त्व का एक उदाहरण है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, आप लंबी कूद और ऊंची कूद कूदते हैं। लंबी कूद और ऊंची कूद कूदते समय क्या आप खड़े खड़े विराम अवस्था से एकदम छलांग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उस समय विरामावस्था में है। आपके शरीर में विरामावस्था का जड़त्व है।
इसके लिए अगर आपको ठीक प्रकार से कूदना है, अच्छा परिणाम प्राप्त करना है, तो आप पहले अपने शरीर को विराम अवस्था से हटाकर गत्यावस्था में लाना पड़ेगा। उसके लिए आप काफी दूर से दौड़ते हुए चले आएंगे, और दौड़ते हुए चले आने के कारण आपका शरीर किस में आ जाएगा? गत्यावस्था में आ जाएगा, और इस समय आपके अंदर एक गति का जड़त्व उत्पन्न हो जाएगा। और जब आप अपनी गति को बंद कर देंगे तो इस जड़त्व को का परिवर्तन के रूप में आप काफी लंबी छलांग लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हमने आपको इस तरीके से आज बल क्या होता है, बल के कितने स्वरूप होते हैं, सामान्यतः कितने बलों को आप जानते हैं, उनके बारे में बताया। फिर हमने बताया कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व कितने तरीके का होता है, और समय की बाध्यता के कारण बस हम इतना ही। आगे की बात हम आगे के चैप्टर में करेंगे और आपको बताएंगे कि गति के समीकरण, गति के नियम जो न्यूटन ने प्रतिपादित किए थे वो किस प्रकार से परिभाषित किए जा सकते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए, फिर उपस्थित होंगे आपके बीच। नमस्कार।